नमस्कार दोस्तों। आज का एक सवाल पूरी दुनिया के दिमाग में घूम रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ सकती है? अगर ऐसा हुआ तो इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कौन से लोग ऐसे ग्लोबल क्राइसिस में सबसे ज्यादा स्ट्रांग और सेफ रहेंगे? आज के इस वीडियो में हम फेयर या पैनिक नहीं फैलाएंगे, कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन या ड्रामा नहीं करेंगे। सिर्फ फैक्ट्स, हिस्ट्री और सिंपल लॉजिक के साथ बात करेंगे। मतलब जो आप न्यूज़ में सुन रहे हो उससे थोड़ा अलग, शांत दिमाग से समझदारी के साथ एनालिसिस। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ मार्केट की बात नहीं, यह आपके फ्यूचर डिसीजन से जुड़ी बात है। क्या डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर सकते हैं? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वर्ल्ड वॉर 3 कोई एक आदमी स्टार्ट नहीं करता। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म देखें तो कुछ बातें क्लियर सामने आती हैं। ट्रंप के टाइम पर कोई भी बड़ी वॉर स्टार्ट नहीं हुई। यूएस आर्मी को अफगानिस्तान से बाहर निकालने की प्लानिंग शुरू हुई। नॉर्थ कोरिया जैसे सेंसिटिव कंट्री के साथ भी डायरेक्ट बात की। नेटो कंट्रीज को क्लियर मैसेज दिया, अपनी सिक्योरिटी का खर्चा खुद उठाओ, अमेरिका हर जगह पैसा नहीं देगा। ओवरऑल ट्रंप का स्टाइल कुछ ऐसा है, अमेरिका फर्स्ट, पहले यूएस का फायदा, बिजनेसमैन जैसा अप्रोच, डील करो, लॉस कम रखो। स्टेटमेंट कभी कभी शॉकिंग होते थे, लेकिन एक्चुअल एक्शन ज्यादा कंट्रोल्ड और कैलकुलेटेड रहे। तो फिर फियर क्यों बना हुआ है? डर इसलिए लगता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप काफी एग्रेसिव लैंग्वेज यूज करते हैं। चाइना, ईरान, रशिया और नेटो जैसी कंट्रीज के साथ हार्ड टेंस रखते हैं। ट्रेड वॉर जैसा माइंडसेट ओपनली दिखाते हैं, इसीलिए हेडलाइन ज्यादा ड्रामेटिक बन जाती हैं। लेकिन हिस्ट्री हमें एक बात क्लियर सिखाती है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स का मतलब वॉर होना जरूरी नहीं होता। वर्ल्ड वॉर तब होती है जब कई बड़ी ग्लोबल पावर डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएं, डिप्लोमेसी कंप्लीटली फेल हो जाए, डिसीजन इकोनॉमी से ज्यादा आइडियोलॉजी और ईगो पर बेस्ड हो जाए। आज के वर्ल्ड में रियलिटी क्या है? आज के टाइम पर न्यूक्लियर वेपन सबसे बड़ा डेटरेंट है। कंट्रीज एक दूसरे पर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट करती हैं। ग्लोबल मार्केट का प्रेशर हर लीडर पर होता है, इसीलिए वॉर आज के टाइम में फर्स्ट चॉइस नहीं बल्कि लास्ट ऑप्शन होती। नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं जब जब दुनिया में टेंशन बढ़ा इंडियन मार्केट ने क्या किया। आज थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता, पास्ट से सीखता है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, उस समय इंडिया का स्टॉक मार्केट आज जैसा डेवलप नहीं था। लेकिन एक बात क्लियर हो गई, हर वॉर के बाद इकोनॉमी दोबारा खड़ी होती है, इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में फास्ट ग्रोथ आता है। मतलब वॉर के बाद रिबिल्ड फेज मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। 1990 का गल्फ वॉर, क्रूड ऑयल के प्राइस अचानक बढ़ गए, इंडियन स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में गिर गया, लेकिन 1-2 साल के अंदर मार्केट रिकवर हुआ। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, इंडिया की इकोनॉमी का नया चैप्टर शुरू हुआ। 9/11 अटैक 2001, पूरे वर्ल्ड में पैनिक फैल गया, इंडियन मार्केट भी नीचे आया। फिर पर उसके बाद आईटी सेक्टर का बूम आया, ग्लोबल कंपनीज ने आउटसोर्सिंग इंडिया को दी। क्राइसिस ने इंडिया के लिए नए अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स की। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट क्रैश आया, सेंसेक्स लगभग 60% गिर गया। लेकिन 2009-2010 में स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहे उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया। रशिया यूक्रेन वॉर 2022, शुरू में मार्केट गिरा, फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसा निकाला, ऑयल प्राइस ने टेंशन बढ़ाई, फिर भी इंडिया ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, डिफेंस और पीएसयू स्टॉक स्ट्रॉन्ग रहे, ग्लोबल लेवल पर न्यूट्रल और बैलेंस पावर बना। सबसे इम्पोर्टेंट, इंडियन स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में पैनिक करता है, लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग कमबैक करता है। टेम्परेरी फियर परमानेंट डैमेज नहीं होता। अगर सच में वर्ल्ड वॉर लेवल कन्फ्लिक्ट हुआ तो इंडियन मार्केट का क्या होगा? अब यहाँ एक बात क्लियर कर देते हैं, ये वर्स्ट केस सिनारियो है, सिर्फ समझने के लिए, प्रिडिक्शन नहीं, सिर्फ एनालिसिस है। शॉर्ट टर्म शुरू के 6 महीने में जैसे ही ग्लोबल वॉर जैसी न्यूज आती है, मार्केट का पहला रिएक्शन होता है डर। मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल होगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल सकते हैं, रुपए पर प्रेशर बन सकता है, ऑयल और गोल्ड का प्रेशर ऊपर जाते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। यह फेज बिल्कुल पैनिक मोड जैसा होता है। मीडियम से लॉन्ग टर्म में जब धूल बैठ जाती है, जैसे ही सिचुएशन थोड़ी क्लियर होती है, पिक्चर बदलना शुरू होती है। इंडिया ज्यादा चांस में न्यूट्रल या स्ट्रेटेजिक पोजीशन में रहेगा। ग्लोबल कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग इंडिया शिफ्ट कर सकती हैं, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएसयू सेक्टर्स को पुश मिलता है, इंडिया का डोमेस्टिक कंजप्शन मार्केट को सपोर्ट देता है। यहीं से रिकवरी की कहानी स्टार्ट होती है। इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? इंडिया की इकोनॉमी कंजप्शन ड्रिवन है, कुछ लोग खर्च करते हैं, यंग पॉपुलेशन है जो काम करती है और ग्रो करती है, स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल पोजीशन है दुनिया के बीच में। इसीलिए हिस्ट्री कहती है इंडिया इजीली कोलैप्स नहीं करता,
इंडिया सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट करता है और आगे बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कौन से इंडियन सबसे ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। यहाँ सर्वाइवल का मतलब जिंदा रहना नहीं, फाइनेंशियल सर्वाइवल और स्टेबिलिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। क्राइसिस के टाइम पे मार्केट सबको टेस्ट करती है, लेकिन कुछ लोग हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ट्रेडर नहीं। ये लोग वो होते हैं जो रेगुलर एसआईपी करते हैं, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, मार्केट गिरते ही पैनिक में सेल नहीं करते। हिस्ट्री एक सिंपल बात बोलती है, मार्केट क्रैश में पैसा इम्पेशेंट लोगों से पेशेंट लोगों के पास चला जाता है। लो डेप्थ वाले लोग, जो लोग कम ईएमआई पर जी रहे होते हैं, इमरजेंसी फंड बना के रखते हैं, अपना कैश फ्लो कंट्रोल में रखते हैं, क्राइसिस के टाइम में सबसे ज्यादा मेंटली और फाइनेंशियली रिलैक्स्ड होते हैं। याद रखिए, वार हो या रिसेशन, डेप्थ सबसे बड़ा डेंजर होता है। इसेंशियल सेक्टर में काम करने वाले लोग जैसे फूड सप्लाई, एनर्जी, हेल्थ केयर, डिफेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटी, चाहे दुनिया में कुछ भी हो, इन सेक्टर की डिमांड कभी जीरो नहीं होती। इसीलिए इन लोगों का सर्वाइवल चांस हमेशा ज्यादा होता है। स्किल बेस्ड प्रोफेशनल्स जैसा आईटी और एआई प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर एंड हेल्थ केयर स्टाफ, डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ स्किल पोर्टेबल होती है, जॉब लोकेशन नहीं। दुनिया कहीं भी शिफ्ट हो जाए, स्किल का वैल्यू बना रहता है। कौन सबसे ज्यादा रिस्क में होता है? सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं बहुत ज्यादा लिवरेज लेके ट्रेडिंग करने वाले, जीरो सेविंग वाले लोग, सिर्फ व्हाट्सएप टिप्स पर डिपेंड करने वाले, इमोशन में डिसीजन लेने वाले इन्वेस्टर। क्राइसिस हमेशा बताती है कौन प्रिपेयर नहीं था और कौन शांति से गेम जीत गया। पैनिक नहीं, प्रिपेयर कैसे करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस टाइम पर पैनिक करना बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं है। यह वक्त है सिर्फ न्यूज़ स्क्रॉल करते रहने का नहीं, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी को और क्लियर करने का। कुछ सिंपल रूल याद रखिए, इमरजेंसी फंड रेडी रखिए ताकि क्राइसिस में डिसीजन प्रेशर में ना हो, एसेट डाइवर्सिफाई रखिए, सब कुछ एक जगह मत लगाइए, हेल्थ और स्किल पर इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि ये आपके साथ कहीं भी जाएंगे। इन्फॉर्मेशन को सबसे ऊपर रखिए, जो लोग शांत हैं वही सही डिसीजन ले पाते हैं। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, सच ये है, वर्ल्ड वॉर 3 हेडलाइन में ज़्यादा होती है, रियलिटी में कम। डोनाल्ड ट्रंप एक रिस्क फैक्टर हो सकते हैं लेकिन डायरेक्ट ट्रिगर नहीं। इंडियन स्टॉक मार्केट ने हर क्राइसिस सर्वाइव किया है। मार्केट में पैनिक नहीं, पेशेंस जीतता है। और इस बात को याद रखिए, मार्केट गिरता है, देश नहीं, देश गिरता है, लोग नहीं। और जो सीख लेता है वही सर्वाइव करता है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करके दूसरों को भी अवेयर करें, कमेंट करें, आप पैनिक करेंगे या प्रिपेयर।